बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आज के लेक्चर के अंदर हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हमने टू डायमेंशनल मोशन की बात की थी, तो आज वाला जो लेक्चर होगा इट विल बी रिगार्डिंग द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन, और उसकी एक हम पहली केस स्टडी को ले रहे हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। So this topic is related to our course Fundamentals of Mechanics, PHY 321, BS Orthotics Prosthetics है, semester first morning and fall semester 2021. So in the past lectures we have a detailed discussion regarding the two-dimensional motion, example of two-dimensional motion, projectile motion, circular motion and numerical problem and their solution. In this lecture we will have a detailed discussion about the projectile motion. आज के लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये क्या होती है एंड इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, साथ ही साथ इसके कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी खसूसियात हैं जिनको हमने स्टडी करना है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है, किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है इसको। सिमिलरली दी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के उनके सोल्यूशन की तरफ हमने किस तरह से परसीव करना है चीज़ों को। तो इन सारी बातों के साथ जो है हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। सो what is projectile motion? As you can see here, in the previously we have also discussed that the two-dimensional motion of the body under the influence of gravity is called the projectile motion. तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी मोशन जो बॉडी की जो स्पेशली टू डायमेंशनल में हो और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, इट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। एज यू कैन सी in this example, this is a vectorial representation of different components which is taking along x-axis and y-axis। तो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन की वेक्टर रेजोल्यूशन की फॉर्म के अंदर डायग्राम को बनाया हुआ है। एज यू कैन सी है कि यहाँ से सबसे पहले ए पॉइंट है, दिस ए पॉइंट इज एसोसिएटेड विद द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी की प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट किया जाता है। तो यू कैन से इट्स अ लॉन्चिंग पैड, यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है प्रोजेक्टाइल को। ये किसी ना किसी एंगल पे किया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस एंगल इज नोन एज थीटा। तो दिस इज द इनिशियल एंगल, तो इट इज द इनिशियल एंगल और ये इनिशियल वेलोसिटी है और उसके कंपोनेंट्स बना लिए हम। ज़ाहिर बात है ये जो एंगल है ये मोर देन 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कम होगा। और आपके पास जो वेलोसिटी है उसकी जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है आप यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं कि वो इनका हेड टू टेल रूल के मुताबिक बनाई जा सकती है। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हैं तो यू कैन सी है कि दिस वाई कंपोनेंट इज कैन बी टेकन एज हेयर, तो दिस कैन बी टेकन एज वाई वाई वी वाई आई यूनिट वेक्टर। सो इट इज दी हेड टू टेल रूल, फर्स्ट वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। सो एज यू कैन सी है कि जैसे आप ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट की तरफ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे बॉडी की हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो ओवरऑल थ्रू आउट द सिचुएशन क्या रह रही है, सेम रह रही है। हॉरिजॉन्टली बॉडी की जो वेलोसिटी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि वर्टिकली फर्क पड़ रहा है। हम वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे और कम। सी पॉइंट पे वी वाई कंपोनेंट जो है इट बिकम्स एग्जैक्टली इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया हुआ है। देन ये वी वाई के ऊपर जाके ये रिवर्स हो जाता है और देन यहाँ पे फिर जो है मजीद आपके पास यहाँ मोर नेगेटिव हो जाता है ड्यू टू द दिस एजेंसी, दिस इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको याद होगा हमें मोशन टाइम ग्राफ के अंदर ये पढ़ा था कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आप अपर की तरफ जाते हैं फिर लोअर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी साथ साथ क्या है रिवर्स होती जाती है और एक्सेलरेशन जो है वो ओवरऑल तौर पे इस सिचुएशन के अंदर क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो आप इस सिचुएशन के मुताबिक ये सारी डिस्कशन को देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो दो हैं। जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हवाले से है कि जो वी एक्स कंपोनेंट है वो क्या रहता है थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन,
बॉडी ए पॉइंट से बॉडी ई पॉइंट पे जा रहा है, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपके पास यहाँ पे क्या रह रही है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन है वो ये है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो रहा होता है, वो वेरी करता है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है। तो जो एक कंपोनेंट होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस है और जिसके अंदर ग्रेविटी काम नहीं कर रही, वो सबके लिए एक जैसा रहेगा, जबकि जो वाई एक्सिस है जिसके अंदर ग्रेविटी जो है वो ऑपोजिट काम कर रही है, वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो हो सकता है। तो इन्हीं बात को अगर हम डिटेल डिस्कशन के लिहाज से अगर मज़ीद देखना चाहें एनिमेशन की फॉर्म में, तो किस तरह से हो सकता है, तो ज़रा देखिएगा। एज़ यू कैन सी हियर आपके पास इस वीडियो के अंदर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जब हम किसी लॉन्चर से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, तो उसके कौन-कौन से कंपोनेंट जो हैं वो वेरी हो रहे होते हैं और वो किस तरह से वो अपने आप को रिवर्स करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो उस फिगर के अंदर देखने वाली है वो ये है कि जैसे इस लॉन्चिंग पैड से प्रोजेक्टाइल बॉल निकल रही है, तो ये वाई एक्सिस पे वाला है, ये रिवर्स होता जा रहा है और साथ ही साथ ये क्या करता जा रहा है, डाउनवर्ड मूव करता जा रहा है। तो इसके अंदर ये वही पिक्टोरियल और वेक्टर रेज़ोल्यूशन वाला हिस्सा है जो हमने अभी देखा है कि जो वाई कंपोनेंट है वो अपने आप को रिवर्स कर लेता है। पहले हाईएस्ट वैल्यू होती है, फिर लोएस्ट हो रही है, अब वो रिवर्स हो गया है और आप देख सकते हैं कि वो बढ़ते-बढ़ते फिर डाउनवर्ड फॉल कर जाता है। जबकि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो थ्रू आउट द सिचुएशन वी एक्स जो है, थ्रू आउट द सिचुएशन, थ्रू आउट द मोशन वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो आप इसी की ही हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ और वर्टिकल वैल्यूज़ यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके पास टाइम है आ रहा, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं आप, जो जितना इसको टाइम लग रहा है इस लॉन्चिंग पैड से अपनी एंडिंग पोज़ीशन तक जाने में, वो तकरीबन 18 सेकंड शो किए गए हैं यहाँ पे। और वीएक्स कंपोनेंट जो है वो सबके लिए क्या रह रहा है, वो सेम है, जबकि वीवाई कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है और उस हवाले से अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भी कर रहा है और ज़ीरो भी हो जाता है। मैक्सिमम हाइट के ऊपर वी वाई कंपोनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, ओनली वी एक्स कंपोनेंट होगा। तो ये बात भी याद रखिएगा। सो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को उसकी फर्दर कैटेगरीज के लिहाज से बात करें, तो एनी ऑब्जेक्ट दैट कंटिन्यूज इन मोशन बाय इट्स ऑन इनर्शिया एंड इट्स इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द एयर रेजिस्टेंस। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप उस बॉडी को क्या कर सकते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो तीन तरह से भी हो सकती है। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट इन अ प्रोजेक्टाइल, अगर कोई बॉडी रेस्ट से फेंका गया है नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो वो भी प्रोजेक्टाइल हो सकता है। अब जो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड इन इज अ प्रोजेक्टाइल, अगर आप किसी शय को लें और वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ फेंक दें जैसा कि डायनेमिक्स में दिखाया गया है, इट इज आल्सो दी प्रोजेक्टाइल। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एट द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल एंगल के लिहाज से किसी चीज़ को फेंकते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। तो अगर देखा जाए तो तीनों सिचुएशंस के लिहाज से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑकर कर सकते हैं। और जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोजेक्टाइल को उसके पाथ के हिसाब से कैसे स्टडी करना है, तो एज़ यू कैन सी हियर कि ये अगर बॉल की मैं डायनामिक्स जिधर-जिधर बॉल जा रहा है अगर लाइन ड्रा करूँ और इधर से अगर बॉल नहीं फेंका गया, अगर फेंका जाता तो उसकी भी हम डॉटेड लाइन में बना दूँ और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैं मेरी जो लाइन है एक वर्टिकल शेप बना रही है, जो तकरीबन हर एक फिगर के अंदर क्या है, इन्वर्टेड यू वाली फॉर्म में है। अगर ये आपको इन्वर्टेड यू वाली फॉर्म में है तो इसको इस शेप का नाम होता है जी पैराबोला एंड इट इज़ कॉल्ड दी पैराबोलिक। तो याद रखिएगा जो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हमेशा एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी बनाते हैं और इस पाथ का नाम क्या होता है जी, ये जो पाथ मैंने ड्रॉ किया है इट इज़ कॉल्ड दी ट्रैजेक्टरी, इट इज़ कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल और दिस ट्रैजेक्टरी इज ऑलवेज पैराबोलिक शेप। तो ये हमेशा क्या होती है, दैट इज पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक शेप की होती है। तो उस हवाले से इसको आपने याद रखना है, इट ऑलवेज इन अ पैराबोलिक शेप और ये इन्वर्टेड यू की फॉर्म में जनरली तौर पे होगी। सो
अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को स्टडी करना चाहते हैं तो और उसकी कौन-कौन सी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देखा जा सकता है स्टडी के हवाले से। तो वी हैव मेजरली 3 मेन पॉइंट्स दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो ये आपके पास क्या होगा दैट इज़ कॉल्ड रेंज। सेकंडली द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इट इज़ कॉल्ड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल and the maximum time required to complete its path is called the time of flight of the projectile. So we have three different restrictions from that. ये पहले वाला हिस्सा हॉरिजेंटल डिस्टेंस के साथ रिलेट करता है, दूसरे वाला हिस्सा वर्टिकल डिस्टेंस के साथ रिलेट करता है और तीसरे वाला हिस्सा जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ रिलेट करता है। तो उस वाले से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स मेनली कवर करते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उस वाले से हमारे पास जो है वो 3 मेन पॉइंट्स के हिसाब से हम इन चीज़ों को कंप्यूट करेंगे। तो जो हमारा पहला टास्क है वो है कि प्रोजेक्ट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को निकालना। बिफोर डूइंग दैट हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को निकालने से पहले वी विल हैव सम पर्टिकुलर assumptions regarding the analyzing the equations। तो उस वाले से देखिए आइए कौन कौन सी assumptions हैं। जो सबसे पहली assumption है वो ये है कि आपने कंसिडर करना है द मोशन एज अ सुपरपोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो उस हवाले से आपके पास जो आपकी प्रोजेक्टाइल है ये मोशन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो आपका जो रिजल्टेंट पाथ है वो इन दोनों का सम है, तो दैट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन ऑफ द मोशन ऑफ एक्स एंड वाई। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट है द एक्चुअल पोजिशन ऑफ एट एनी टाइम इज गिवन बाय। तो किसी भी टाइम के अंदर अगर आपने अपनी पोजीशन निकालनी है तो वो आप कंप्यूट कर सकते हैं। आर एफ इज इक्वल टू आर आई प्लस वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो उस वाले से जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपके पास रिलेट कर जाएगी डिस्टेंस की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज रिलेटेड टू एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वैसा ही फॉर्मूला है, वहाँ पे हमने डिस्टेंस का ग्राफ बनाया हुआ था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ आई टी, ठीक है। तो उस हवाले से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के हवाले से बात होगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो एस था दैट इज द डिस्प्लेसमेंट और वो चेंज इन पोजीशन होता है। तो उस हवाले से आपके पास ये जो है आपके पास फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के हिसाब से एस की वैल्यू को पुट किया जा सकता है। इट इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। तो इट इज रिप्रेजेंटेड हेयर एज आर एफ माइनस आर आई। तो आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास ये सेम इक्वेशन डेवलप हो सकती है। सिमिलरली द इनिशियल वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वो कंपोनेंट में फॉर्म में होंगे तो जो वी एक्स आई है तो इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसको हम लिखेंगे वी एक्स आई वी आई कॉस थीटा। इसी तरह से वी विल टेक इट एज वी वाई आई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो उस वाले से द एक्स डायरेक्शन हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, सो द एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अलोंग एक्स एक्सिस जो है ऑब्वियसली जीरो है। सो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है जीरो। बट इन केस व्हेन यू हैव अ वाई डायरेक्शन इज फ्री फॉल, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपके पास जो ए है वर्टिकल एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू माइनस जी। उस वाले से ये आपके पास क्या होगा नेगेटिव ऑफ जी होगा। तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है दैट इज रिलेटेड टू द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये जो है आपके पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो किसी प्रोजेक्टाइल ने कवर किया हो, इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो एज यू कैन सी है ये आपके पास प्रॉपर डिस्टेंस है, यहाँ से लेके ए से लेके हम ए ई तक फाइंड करना चाहते हैं। दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो इसकी डेरिवेशन कैसे कंप्यूट की जा सकती है, वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट दिस फार्मूला एंड इट इज वेरी इजी वे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले आपको टाइम का पता होना चाहिए कि ए से लेके ई तक कितना टाइम लगता है बॉडी को, तो आप वो निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी वाले स्केयर वाले फार्मूला के साथ।
इनिशियली एंड फाइनल वेलोसिटी। ओवरऑल जो है डिस्प्लेसमेंट हाइट यहाँ पे दोनों पोजीशन पे ए पे और ई पे क्या है, जीरो है। तो वी आई इनिशियल हाइट है एंड वी वाई सॉरी वी वाई जो है दैट इज द फाइनल। दोनों इनिशियल हाइट एंड द फाइनल हाइट दोनों वर्टिकल पोजीशंस जो है वो जीरो है। तो यू हैव हेयर टोटल वैल्यूज इन सब की यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो जीरो। तो वी वाई आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। तो यहाँ पे अगर आप इनको रीअरेंज करें तो आपके पास जो टाइम है वो आ जाता है, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 वी आई ओवर जी आ जाएगा। तो उस वाले से आपके पास इक्वेशन नंबर 3 डेवलप हो जाती है। आपने इसी इक्वेशन नंबर 3 को लेना है और आपने एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यूज करना है। अब आपके पास ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट एक्स कंपोनेंट है और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा इट बिकम्स रेंज बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो उस वाले से ये इक्वेशन नंबर 4 यूज की जा सकती है। यहाँ पर टी की वैल्यू आपको पता है, अभी निकाली हमने, टी की वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू टू वी एक्स आई वी वाई आई ओवर जी आ जाएगा। सो द ओवरऑल एंगल जो है वो वी एक्स और वी आई कंपोनेंट यूज कर लें। जैसे ही एंगल थीटा आई यूज करते हुए वी हैव वी आई कॉस थीटा आई वी वाई आई वी आई साइन थीटा आई हो जाएगा। तो रेंज जो है वो आपके पास आ जाएगी 2 वी आई स्केयर साइन थीटा आई कॉस थीटा आई ओवर जी। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो 2 वी आई स्केयर साइन थीटा आई कॉस थीटा आई ओवर जी आ जाएगा और आपके पास ये वैल्यू कंप्यूट की जा सकती है। ये वैल्यू आपने पहले भी कंप्यूट की हुई है, बट अगर हम इसको मज़ीद जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो इस हवाले से आपके पास जो है ये इक्वेशन जो है वो रीअरेंज होके बन जाती है आपके पास आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन टू थीटा आई ओवर जी के फॉर्म में आ जाए। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और ये आपकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला आ जाएगा। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि ये जो थीटा है इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस अपॉन द रेंज। तो उस हवाले से जो है थीटा को अगर हम देखा जाए तो रेंज के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर के तौर पर स्टडी कर सकते हैं। दैट इज द यू कैन से द कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कीप इन व्यू कि आपके पास 90 डिग्री जो है वो रेंज होगी जिसके अंदर अगर किसी भी दो एंगल्स का पेयर 90 डिग्री हो तो उनकी रेंज हमेशा सेम होगी। दैट इज अ गोल्डन यू कैन से द नंबर है। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल कहलाता है। इफ़ यू नोटिस दैट तो आपके पास ये 15 डिग्री और 75 डिग्री इन दोनों की रेंज को देखिएगा। इफ़ यू नोटिस दैट तो यहाँ पे आपके पास इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इन दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है दैट इज द कॉमन एंड दिस कॉमन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द 15 डिग्री एज वेल एज कौन सा थी, दिस वन, दिस इज दी 75 डिग्री। इन दोनों की जो रेंज है इट इज़ द सेम। तो क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रूल कि 90 डिग्री बनना चाहिए। तो अगर आप 75 डिग्री और प्लस 15 डिग्री को ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, इट विल बिकम है 90। तो ओवरऑल आपके पास आंसर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इन द सेम वे यू हैव अ सेकंड सिचुएशन है। द सेकंड सिचुएशन इज we have 30 and we have 60 पेयर। तो अगर आप अगेन 60 और 30 का पेयर लेते हैं, 60 प्लस 30, तो आपके पास अगेन 90 डिग्री सम बनता है और इन दोनों की रेंज भी क्या है, बराबर है। एज यू कैन सी है दे हैव द कॉमन रेंज 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। एट द एंड यू हैव 45 डिग्री। अगर आप 45 डिग्री जस्ट अकेला ले रहे हैं तो आप देखेंगे तो किसी एंगल के ऊपर इतनी रेंज नहीं आ रही जितनी इस अकेले एंगल पे आ रही है। सो इट्स मीन इस एंगल के ऊपर जो रेंज होती है इट विल बिकम मैक्सिमम। सो इट विल गिव यू द मैक्सिमम रेंज। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। Similarly, the next step is to compute the height. तो height क्या आती है? Height is the projectile is basically the maximum vertical distance attained by the projectile is known as the height of the projectile. तो उस वाले से ये आपके पास क्या कहलाता है, height of projectile कहलाता है। और ये maximum vertical distance है प्रोजेक्टाइल का जो कि उसकी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को डील करता है। डेरिवेशन इज वेरी सिंपल।
आप इसकी मैक्सिमम हाइट इंटरेस्टेड है हम कंप्यूट करने के अंदर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हम लेके चलेंगे। एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस वी हैव y component is equal to 0 and we have only x component here। तो एक तो मेरे पास ये सजेशन है कि जिस तरह आपके पास है कि v, आप सिंपल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, द लास्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, v y स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू v y I प्लस 2 a y y। आपके पास जो है मैक्सिमम हाइट जो है इट विल बिकम फाइनल पोजीशन इज बिकम y इज इक्वल टू h, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। और इनिशियल वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, अननोन। तो उस वाले से आपके पास क्या है जी, वी वाई और फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे y कंपोनेंट की 0 है, इन दोनों को पुट करेंगे, रीअरेंज कर लें, तो यू विल गेट द h मैक्सिमम इज इक्वल टू वी वाई आई स्क्वायर ओवर 2g। तो यहाँ पे आप इनको इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। वी वाई आई जो है वो वी आई साइन थीटा आई पुट किया जा सकता है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का। जैसे हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास जो हाइट है इट विल बिकम्स एज h मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g आ जाएगा। तो उस वाले से आपके पास जो है वो हाइट और एंगल का रिलेशन डेवलप किया जा सकता है। तो किस एंगल के ऊपर हाइट मैक्सिमम होती है, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट। किस एंगल पे हाइट मिनिमम होगी, एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री यू विल गेट द मिनिमम हाइट। किस एंगल और 45 डिग्री वाले एंगल के ऊपर आपके पास जो हाइट है इट विल गिव यू द डिफरेंट हाइट, मॉडरेट हाइट। तो इस हवाले से आपके पास जो है ये एंगल डिपेंडेंट हाइट को वेरी किया जा सकता है। सिमिलरली वी कैन आल्सो कंप्यूट द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कंप्यूट करना वेरी इजी है। द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स फ्लाइट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपकी जो प्रोजेक्टाइल है वो उसने कितने टाइम के अंदर जो है अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वो पहुंची है, इनको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। डेरिवेशन इज वेरी इजी। आपने अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है वर्टिकल वाली, y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो v ऑब्वियसली हाइट जो ओवरऑल 0 है, वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास गिवन है, हमारे पास t जो है वो अननोन है। एक ही जगह आपके पास माइनस जी होता है, इसी वजह से एक जी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। इनको रीअरेंज करना है, वी आई वाई टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इनको रीअरेंज करने से आपके पास ये फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, टी इज इक्वल टू 2 वी आई वाई ओवर जी। और वी आई वाई का कंपोनेंट लगा दें वी आई साइन थीटा, और ये 2 वैसे का वैसा और जी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ऑब्वियसली एंगल के ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर और जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो एट द लास्ट इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट कि आपके पास जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, और इन्हीं की रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, उनके फार्मूलाज डेवलप किए हैं हमने, और इन्हीं को यूज़ करते हुए हम इनके रिगार्डिंग जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एज यू कैन सी है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम उसी तरह से लेंगे, और हम किसी भी प्रॉब्लम के अंदर इन 5 चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड दीज 5 पैरामीटर्स आर नोन एज अर्थ पैरामीटर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर ये हमने पढ़ा था कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को जो हमारे पास आएगी इसको रीड आउट करना है अच्छे तरीके से, फिर उसके बारे में डायग्राम को बनाना है, फिर अप्रोप्रिएट लेबलिंग और उनके सारे अननोन्स को लिखना है, नोन्स को लिखना है, उनकी फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स को कंसिस्टेंटली चेक करना है। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो उनको कन्वर्ट करके एक जैसा कर लें। उसके बाद यू हैव टू प्रूव दैट कि इसमें से अननोन फिजिकल क्वांटिटी अर्थ पैरामीटर में से कौन कौन सी है। जो पैरामीटर अननोन है उसको आपने लिस्टेड कर लेना है, जो नोन है उनको अलग से लिस्टेड कर लें। जो अननोन है उनके मुताबिक कोई ना कोई काइनेमेटिक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस के मुताबिक बनाएं, और उसके मुताबिक उनको अननोन्स को स्टडी करें। तो किसी भी एक भी अननोन हो सकता है, दूसरे मोर देन वन अननोन भी हो सकते हैं, कुछ वाले से एक इक्वेशन या दो इक्वेशन यूज की जा सकती हैं। एट देन आपने जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसको आपने चेक करना है,
रिज़ल्ट जो आपके पास आता है उसको चेक करने के तरीके बेशुमार हैं, जिस तरह कि कॉम्प्लीमेंट्री तरीका है, अगर आपके पास रेंज वाला रिज़ल्ट आ रहा है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट वाला आ रहा है, तो आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं सारी चीज़ों को और उनके एस्टीमेट को रिज़ल्ट को कंपेयर करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो आइदर इट इज़ ट्रू और नॉट, तो उस हवाले से भी आप चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे और एस्टिमेट करेंगे 5 पैरामीटर जो कि सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। वी कैन से एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द टाइम और उसके लिए हम अपनी टू डायमेंशनल एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे और उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप लाज़मी तौर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए आप हमारे इंटरैक्टिव सेशन को जॉइन कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।